क्लास 11 फिजिक्स यूनिट 1 भौतिक जगत तथा मापन। सबसे पहले भौतिकी पढ़ने चल रहे हैं तो भौतिकी के बारे में जानने की भौतिकी आखिर है क्या ना। तो आधुनिक युग की अगर बात करें तो आधुनिक युग जो है वो विज्ञान का युग है। विज्ञान अर्थात साइंस, जो कि साइंस क्या है, एक लैटिन शब्द है जो कि शब्द सेंटिया से लिया गया है जिसका अर्थ है जानना। तो साइंस क्या है, लैटिन भाषा के शब्द किससे लिया गया है, सेंटिया से लिया गया है जिसका अर्थ क्या है, जानना। मानव द्वारा प्राकृतिक परिघटनाओं को यथासंभव विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए गए सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कि मानव के द्वारा जो विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाएं हो रही हैं उनको हम क्या है, जहाँ तक हमारी पहुँच है उसको क्या है, हम डीपली ब्रॉडली यानी विस्तृतता और गहनता से समझने के लिए जो भी हमने क्या है विज्ञान को सुव्यवस्थित किया है उसे ही क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। हम जो कुछ भी अपने परिवेश में देखते हैं उसी के आधार पर खोज करना, प्रयोग करना या भविष्यवाणी करना ही क्या है, विज्ञान है। तो ये इसके पहले एक डेफिनेशन थी विज्ञान की, और दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि आखिर विज्ञान है क्या, या विज्ञान हम कहेंगे किसे। तो हम जो कुछ भी अपने परिवेश में देखते हैं उसी के आधार पर हम क्या है, खोज करते हैं, प्रयोग करते हैं या भविष्यवाणी करते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, जैसे खोज करना, प्रयोग करना, भविष्यवाणी करना। तो ये क्या है, विज्ञान। विज्ञान की अगर बात करें तो ये क्या है, एक गतिशील विषय है। गतिशील का मतलब ये है कि इसमें दिन प्रतिदिन क्या है, कुछ ना कुछ नए सिद्धांत या जो पुराने सिद्धांत हैं उसमें क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, संशोधन हो रहा है। तो इसी वजह से इसको क्या है, हम क्या बोलते हैं, गतिशील विषय बोलते हैं। यानी कि जो फिजिक्स है, साइंस है या फिजिक्स भी आप कह सकते हो, साइंस का ही पार्ट है। तो ये जो है वो क्या है, गतिशील है। यानी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डायनेमिक है। यानी डायनेमिक या गतिशील होने का मतलब ये है, इनमें कोई भी सिद्धांत साइंस में, फिजिक्स में जो है वो क्या है, अंतिम नहीं होता है ना। हम ये नहीं कह सकते कि ये नियम आज मैंने जो दे दिया, ये जो सिद्धांत मैंने आज दे दिया, ये क्या है, यही अंतिम है, अब कोई सिद्धांत नहीं आएगा, न कोई खोज पाएगा, न कोई इसको संशोधित कर पाएगा। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, है ना। तो विज्ञान की ये सबसे बड़ी खासियत है, ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो क्या है, गतिशील है। अगर भौतिकी को अंग्रेजी में जो है हम बात करें तो भौतिकी को अंग्रेजी में क्या है, फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स जो है वो भी ग्रीक भाषा के ही एक शब्द क्या है, फ्यूसिस से लिया गया है ना। तो फिजिक्स को तो अंग्रेजी में हम बोलते हैं कि हाँ ये फिजिक्स है, लेकिन फिजिक्स वाकई में लिया कहाँ गया है, वो ग्रीक भाषा के जो शब्द फ्यूसिस है की अगर बात करें तो उसी फ्यूसिस शब्द से ही लिया गया है, जिसका जो अर्थ है वो है प्रकृति या नेचर। यानी फ्यूसिस को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में आप बोलते हैं नेचर, वैसे ही फ्यूसिस आप बोलेंगे ग्रीक भाषा में। ठीक है। तो प्रारंभ में भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता था। यानी कि शुरुआती दिनों की अगर बात करें, ठीक है, तो शुरुआती दिनों में भौतिकी को हम क्या बोलते थे, प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस कहते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भौतिकी वो विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक या वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यानी हम कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि भौतिकी क्या है, भौतिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत या जिसमें हम प्रकृति अथवा प्राकृतिक जो घटनाएं हैं उनका क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। अच्छा, प्राकृतिक घटनाएं क्या क्या है, तो जैसे सूर्य का निकलना एवं डूबना। तो सूर्य का निकलना एवं डूबना जो है वो भी क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। मौसम का बदलना क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। बादलों का बनना तथा वर्षा का होना, ये भी क्या है, नेचुरल फिनोमिना है। यानी बादलों का बनना तथा वर्षा का होना भी एक क्या है, प्राकृतिक घटना है। आंधी का चलना, ये भी एक प्राकृतिक घटना है। कोयला जलाने से ऊष्मा का उत्पन्न होना, ये भी एक प्राकृतिक घटना है। चंद्रमा की गति, अगर चंद्रमा की गति की बात करें, सॉरी गति की यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा होगी, तो चंद्रमा की जो गति है वो भी क्या है, प्राकृतिक घटना है। तो चंद्र तथा सूर्य ग्रहण का होना, ठीक है, जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की जो घटनाएं हैं
वो भी क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। तो इस तरह से हम देखते हैं सोप का जो झाग बनता है ना, उस झाग में क्या है, उसका जो बुलबुला होता है उससे डिफरेंट कलर दिखती है, ये भी क्या है, ये सब नेचुरल फिनोमेना है। तो इस इनमें कुछ क्या है, कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, तो उन टर्म्स को मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, इसको आप कायदे से समझें, ताकि आगे जब हम फिजिक्स का अध्ययन करेंगे तो उसमें जो ये चीज़ें, जब ये चीज़ें आएँ तो उसको समझने में हमें क्या दिक्कत, आसानी से हम उसको समझ सकते। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उसमें जो बेसिक्स हैं, उसकी जो टर्म्स हैं, उसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उसमें जो एब्रीविएशंस यूज़ किए गए हैं, उन सब के बारे में हमें क्या है, ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, द्रव्य, मैटर, ठीक है। तो द्रव्य क्या है, बहुत से लोग जानते हैं हाँ ये द्रव्य है, ये मैटर है, लेकिन अगर किसी से पूछ लिया जाए कि हाँ द्रव्य या मैटर क्या कहते हैं, है ना, तो कम ही लोग सही से आपको बता पाते। तो द्रव्य क्या है, अगर आपसे अब कोई पूछे तो आप आज देख लें और समझ लें, आप आसानी इसको बता सकें। तो हर वो वस्तु जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो। अरे द्रव्य क्या है, द्रव्य वो है जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है तथा जिसका प्रत्यक्ष डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा हम क्या करें, अनुभव कर सकें, तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, द्रव्य कहलाएगी। तो हर वो वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है तथा जिसका प्रत्यक्ष डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट हम क्या है, ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकें, वो क्या कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, उदाहरण की, तो पत्थर, लोहा, सोना, वायु, रुई, जल, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन आदि सब क्या है, ये मैटर हैं, द्रव्य हैं। इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई, चाहे वो पत्थर, लोहा, वायु या किसी भी आप नेचर की बात करें, सब में क्या है, ये प्रॉपर्टीज होगी, इनका एक द्रव्यमान होगा, ये स्थान घेरेंगी, इनका जो अनुभव है वो आप क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करेंगे, ठीक। अगला है एनर्जी, ऊर्जा। तो किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको आप क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। आप बोलते हैं कोई अगर क्या है, आप 10 kg का वेट लेकर आसानी से चल रहे हैं और आप ही के कंपैरिजन में कोई दूसरा बच्चा है या कोई दूसरा स्टूडेंट है, वो क्या है 15 kg का वेट लेकर आसानी से चल रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हम ये कहेंगे कि दूसरे वाले की जो ऊर्जा है वो पहले वाले बच्चे की के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। तो किसी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि ऊर्जा के विभिन्न क्या है, स्वरूप है ना। पहले ये समझा जाता था कि द्रव्य तथा ऊर्जा परस्पर आत्मनिर्भर हैं और इनमें परस्पर कोई संबंध नहीं है, मगर आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया कि द्रव्य तथा ऊर्जा एक ही सिक्के के क्या है, दो पहलू। पहले क्या था कि यह माना जाता था कि द्रव्य और ऊर्जा जो है वो एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं और इनमें कोई भी संबंध क्या है, नहीं होता। मगर आइंस्टीन ने क्या है, ये सिद्ध कर दिया कि द्रव्य तथा ऊर्जा जो है वो क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को क्या है, द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इनके पारस्परिक संबंध को निम्न गणितीय समीकरण, यानी एक गणितीय समीकरण के रूप में इनके बीच में जो पारस्परिक जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो इसको इस तरह से लिखा गया है कि ऊर्जा जो है वो क्या है, द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की जो चाल है उसकी पावर क्या है, 2 है। अर्थात अगर हम क्या है, सांकेतिक रूप में इसको लिखें तो E इक्वल्स टू क्या था, mc स्क्वायर था, है ना। E इक्वल्स टू क्या है, mc स्क्वायर, जहाँ पे E क्या है, एनर्जी है, m जो है मास है, द्रव्यमान है, और c जो है वो है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक। तो अगर अब मॉडर्न डेफिनेशन की हम बात करें, जो आधुनिक परिभाषा है फिजिक्स की, वो है भौतिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का क्या है, अध्ययन किया जाता है। तो अभी इसके पहले से बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी और उसी की बेसिस पे जो है भौतिकी की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो है कि भौतिकी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का क्या है, अध्ययन किया जाता है। तो भौतिकी के कार्यक्षेत्र की अगर बात करें, भौतिकी का कार्यक्षेत्र स्कोप ऑफ फिजिक्स, तो भौतिकी का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत छोटा नहीं है, वो क्या है, काफ़ी विस्तृत है ना। तो मूलतः इसको जो है 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है।
वो एक क्या है, स्थूल है, मैक्रोस्कोपिक। इसका जो एरिया है क्या स्थूल है, मैक्रोस्कोपिक है। दूसरा जो एरिया है, दूसरा जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, जो स्कोप है वो है सूक्ष्म, जिसको आप क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। तो भौतिकी के स्थूल प्रभाव के अंतर्गत यानी मैक्रोस्कोपिक प्रभाव के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पार्थिव तथा खगोलीय स्तर के परिघटनाएं सम्मिलित हैं। यानी पृथ्वी पर जो घटनाएं क्या होती हैं और खगोलीय जो घटनाएं होती हैं उन्हीं को इसमें क्या है शामिल किया गया है। जबकि जो सूक्ष्म भौतिकी है यानी माइक्रोस्कोपिक, उसमें क्या है परमाणविक, आणविक तथा नाभिकीय जो परिघटनाएं हैं उनको शामिल किया गया है। केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि अगर आप किसी एक मैटर को लेते हैं तो उसमें क्या परमाणु, अणु और क्या है उसमें न्यूक्लियस, नाभिक होता है। तो इन जो घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं वो हम फिजिक्स के अंतर्गत ही करते हैं, लेकिन जो स्कोप है या जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है माइक्रोस्कोपिक होगा। तो स्थूल परिघटनाओं की व्याख्या के लिए चिरसम्मत यांत्रिक यानी जो स्थूल प्रकार पर बड़ी की मात्रा होगी क्या है, स्थूल अगर परिघटनाओं की व्याख्या की हम बात करें तो स्थूल परिघटनाओं की व्याख्या के लिए जो हमारे पास वो है चिरसम्मत यांत्रिकी है, यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांतों का, यानी कि स्थूल परिघटनाओं की व्याख्या के लिए हम क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स के की जो थियरीज हैं उनका यूज़ करते हैं। जबकि जो सूक्ष्म है या माइक्रोस्कोपिक है उसके अंतर्गत जो परिघटनाएं होती हैं उनके अध्ययन के लिए या उनके सिद्धांतों के लिए हम क्या है कि व्याख्या के लिए हम जो है क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग क्या है करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चीज़ें समझ में आए तो आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि उन्हों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट चैप्टर अभी इसको आप देख लें और अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम करेंगे। ओके, थैंक यू।